और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पीएम ने एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। बीजेपी की नीति सर्वजन का हित करने वाली है। ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया। भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। साथियों, हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। साथियों, आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। वहीं दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ में मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत तक गाड़ी से हाईवे का निरीक्षण करेंगे दोनों। बागपत से देहरादून तक नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करेंगे। दिल्ली से देहरादून की दूरी करीब 235 किलोमीटर है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ये जो नया एक्सप्रेस बनाया जा रहा है उसकी वो कहीं ना कहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अक्षरधाम से बागपत तक गाड़ी से निरीक्षण करेंगे और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, तो देखिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का मुआयना कर रहे हैं। और पहले चरण में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 709B पर अक्षरधाम ईपी क्रॉसिंग तक के सेक्शन का केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इनके साथ मौजूद है। इसके अलावा सांसद सत्यपाल सिंह की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है जितेंद्र प्रसाद
और दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी भी इनके साथ मुआयना कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो उस पर काम तेजी से चल रहा है और अक्षरधाम से ईपी क्रॉसिंग तक अगर हम बात करें तो करीब 31.6 किलोमीटर के शुरुआती हिस्से में मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र से गुजरते हुए अगर हम बात करें तो आवाजाही को सक्षम करने के लिए राजमार्ग को करीब 18 किलोमीटर तक ऊपर उठाया गया है। इस सेक्शन को 6 लेन के साथ साथ 6 लेन सर्विस रोड के साथ डिजाइन किया गया है। तो निश्चित रूप से दिल्ली से जो लोग देहरादून यात्रा करने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्योंकि जल्द ही कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेसवे है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसकी जो दूरी है उसको भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जो कि अभी अगर हम बात करें करीब 6 से 7 घंटे तक दिल्ली से देहरादून जाने में लगते हैं और नए हाईवे के एक्सप्रेसवे के बन जाने से कहीं ना कहीं ये जो दूरी है करीब 2 से 2.5 घंटे तक हो जाएगी। तो एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं देंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आने वाले दिनों में। लेकिन आज जो मुआयना है वो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी क्या कुछ स्थिति है, कितना काम हो चुका है। अगर हम बात करें तो देखिए 2 चरणों में जो बात करें अक्षरधाम ईपी जंक्शन से 2 चरणों में इसको पूरा किया गया है और NH 709B पैकेज 1 की बात करें तो 40% तक पूरा हो गया है। इसके अलावा NH 709B पैकेज 2 की बात करें तो करीब 46% तक पूरा हो गया है। पैकेज 1 की अगर हम बात करें कॉस्ट की तो करीब 1100 करोड़ रुपए है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 14.750 किलोमीटर है। वहीं पैकेज 2 की बात करें तो करीब इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 1323.52 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट है प्रोजेक्ट पैकेज 2 की। उसके लेंथ की बात करें तो करीब 16.850 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री इस पूरे एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो मुआयना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के उनके साथ मौजूद। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और इसी बीच चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च है। संसद भवन से विजय चौक तक विपक्षी दलों का ये मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों की तरफ से ये तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है संसद भवन से लेकर विजय चौक तक। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो 11 विपक्षी दल दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें कई सारे विपक्षी दल इसमें शामिल है। करीब 11 विपक्षी दल हैं जिनकी तरफ से ये तिरंगा मार्च इस वक्त आज निकाला जा रहा है। संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक ये तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दल हैं ये जो आज तिरंगा मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दल तिरंगा मार्च करते हुए नजर आए। बिल्कुल, अगर बात करें देखिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी जो दल है वो उनके जो सांसद है वो आज संसद भवन की संसद की अगर हम बात करें तो मौजूदा जो बजट सत्र है उसके पूरा होने के बाद संसद भवन से लेकर विजय चौक तक एक तिरंगा मार्च निकाला गया और इस दौरान तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो मौजूद रह चुकी। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे कहा था कि इस समाप्ति के बाद एक तिरंगा मार्च निकाला जाएगा और एक रणनीति भी कहीं ना कहीं बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों में सरकार को किस तरीके से घेरना है। चूंकि जो बजट सत्र का दूसरा चरण है वो समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें पूरी तरीके से इस जो मार्च निकाला गया है इसमें सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले भी जो आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का, उसी को कहीं ना कहीं फिर से कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि एक रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि समान विचारधारा के जितने भी विपक्षी दल उनको साथ लाने की कवायद। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईडी और सीबीआई को लेकर के
ये विपक्षी दल जो है मार्च करते हुए नजर आए। वहीं रामनवमी को लेकर सासाराम नालंदा में हुई हिंसा पर लगातार विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर बिहार सदन में हंगामा मच गया। इतना ही नहीं, सदन की कार्यवाही के बीच में ही बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल के द्वारा सदन से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, इस क्रम में आज काफ़ी हंगामेदार देखने को मिला और आज हमारे साथ भाजपा के और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, आज मिश्रा जी के साथ तो बहुत गंदा हुआ। आज वो पूर्व मंत्री भाजपा के सरकार में हुआ करते थे, आज गार्डों द्वारा उनको बाहर निकाल के फेंकवा दिया गया। क्या मसला आ गया सर? अरे देखिए, लगातार हम सब बजट सत्र में जो जन समस्याएं हैं और हाल में जो घटनाएं हुई सासाराम में, नालंदा में और भी कई जगह जो रामनवमी के कारण रामनवमी के अवसर पर घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की कहीं न कहीं अनदेखी से इस तरह की घटनाओं का विस्तार हुआ है। अगर सरकार सचेत रहती तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है और किसी भी राज्य सरकार की ये प्रथम जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं को रोकना और शांति और अमन चैन कायम करना। हम इन्हीं सब मुद्दों पर सदन में हम सब सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। लेकिन नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, अपना बिजनेस करना चाहते हैं और इस तरह का जो मामला था वो तो पूरा दोष भाजपा को ठहरा रहे हैं कि यही लोग के कारण हुआ। देखिए, वो तो न्यायिक जांच कराएं ना, न्यायिक जांच कराएं तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। आखिर इस तरह के जो दंगे इस बार हुए महागठबंधन सरकार में, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार की कहाँ ढिलाई हुई, सरकार ने अनदेखी की, सरकार पोषित जो शरारती तत्व हैं उन लोगों ने इस तरह की घटनाओं का विस्तार दिया, अंजाम दिया। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी नहीं करके माननीय प्रधानमंत्री से बात करके बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। केंद्र सरकार कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं है, ये राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य के विकास में राज्य की क्या आवश्यकता है, एक बार तो मुख्यमंत्री बात करें। आज तक कभी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात नहीं की। ये पहला राज्य है जो जहाँ का मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री से बात नहीं करते। ये थे भाजपा के और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, जिन्होंने खुलकर कहा कि जहां यदि कमी देखी जाएगी वहां भाजपा बोलने का आवाज काम करेंगे और सच्चाई ये भी है कि सदन में जो बिहार में कमियां दिख रही है उस पर आवाज उठाई जाएगी। सहयोगी राजा तिवारी के साथ ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ सर? ये व्यवहार हो रहा है, क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्या हुआ है? क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। क्या हुआ? मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्ष कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। वहीं बिहार में जातियों की पहचान अब आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए कोड से होगी। आपको बता दें कि बिहार में जारी जाति आधारित गणना में अलग अलग जातियों की पहचान के लिए अंकों के जरिए अलग अलग कोड अब तैयार कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर जातियों की पहचान होगी। इसके बाद आंकड़ों से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति से आता है। बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के आंकड़ों के आधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे जातियों की पहचान हो जाएगी। बिहार में 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना के दौरान 17 कॉलम और 215 जातियों के नामों की सूची बनाई गई। हर जाति के लिए अलग अलग कोड भी तय कर दिए गए। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनोज इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि बिहार में कोड नंबर से होगी जातियों की पहचान। देखिए ना, अब इसमें कोड नंबर बताए जाएंगे कि कौन किस जाति के हैं।
बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए जो फैसले लिए गए हैं कि वो 15 तारीख से लेकर 15 मई तक ये पूरी सूची की तैयारी की जाएगी। और देखिए, बिहार सरकार ने कुल 115 जातियों का कोड जारी कर दिया है और अब सभी जातियों अपने अपने कोड से ही जाने जाएंगे। अब इसमें देखिए, जैसे किया गया है कि राजपूत 171, बुनियार 144, ब्राह्मण 128, कास्ट 122, तो ऐसे करके ये सारे सिस्टम कर दिए गए हैं। और उससे अब क्या होगा कि जातीय जनगणना करने के क्रम में घर घर पे जो कर्मचारी जाएंगे वो उनसे दो सवाल पूछेंगे और कोड पूछेंगे और उस मुताबिक जनगणना की जाएगी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज। और चलिए देश दिन भर में अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब अमृतसर से टोरंटो के लिए नियोस एयरलाइन की उड़ान का शुभारंभ किया गया है। अमृतसर हवाई अड्डे से किया जाएगा, वहीं जिसके बाद अमृतसर से टोरंटो के लिए नियोस एयरलाइंस उड़ान भरेगी। नियोस एयरलाइन ने 6 अप्रैल 2023 को अमृतसर से टोरंटो के लिए अपनी उद्घाटन उड़ान शुरू करने जा रही है। इसने अमृतसर में पूर्व लॉन्च कार्यक्रम में फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव और अमृतसर विकास मंच के बीच उत्साह की एक नई लहर जगा दी है। अगली खबर है राजस्थान से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए प्रदेश की जनता को बधाई दी और इस दौरान उन्होंने अपने ट्वीट में प्रदेश के मंगल की कामना के साथ साथ उनकी कामना पूरी होने का भी प्रार्थना की। तो आपको बता दें कि ट्वीट किया गया है अशोक गहलोत की तरफ से। उन्होंने लिखा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अजबर तीन जान की माता परम पूज्य भगवान श्री हनुमान जी के प्राकट्य पर्व पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बजरंगबली समस्त प्रदेशवासियों के मनोरथ पूर्ण करें। ये ट्वीट किया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। अगली खबर है हाथरस से, जहां पर अनियंत्रित होकर पेड़ से एक कार टकराई और कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उपचार के बाद में घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि यह हादसा इस वक्त सामने आया है। शादी समारोह से ये सभी कार सवार वापस लौट रहे थे। सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद में घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया है। सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां से ये पूरा हादसा इस वक्त सामने आया है। अनियंत्रित होकर ये कार पेड़ से टकराई और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत भी हो गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ ताजा अपडेट है? इस हादसे के पीछे आखिर वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि शादी समारोह में से ये वापस लौट कर आ रहे थे, जब ये सिकंदराव क्षेत्र में एक नील गाय को बचाने के चक्कर में इनकी इको गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताते हैं कि सभी लोग हाथरस जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, हाथरस शहर के, और जो घायल है उनको उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में 3 लोग, इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक की उपचार के दौरान अलीगढ़ में मौत हुई है, बाकी 3 लोग उपचार चल रहा है। जी शुभम, अब जिस तरीके से देखा जाए तो 3 लोगों की मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की अभी क्या कुछ स्थिति? ये बिल्कुल, जो 3 घायल है उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका उपचार किया गया जिला अस्पताल में, जिला अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया गया। उनके गंभीर हालत में 3 को उपचार अलीगढ़ मेडिकल में कराया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शुभम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी मांग करती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी
ने चुनाव को लेकर नगर निकाय के साथ समन्वय करने के उम्मीदवार तय किए हैं। तो नगर निगमों पालिका परिषद को लेकर के समाजवादी पार्टी ने प्रभारी विधायकों को चुनाव की अहम जिम्मेदारी दी है। तो नगर और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर याजदान बिल्डर पर ठगी का केस दर्ज किया गया है। अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट में फ्लैट बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे गए हैं। नजूल की जमीन पर ये याजदान बिल्डर का अलाया अपार्टमेंट बना हुआ था। चारबाग निवासी राजेश कुमार सिंह ने लाखों की ठगी का ये पूरा मामला इस वक्त दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निदेशक फहाद याजदानी, उनकी पत्नी शरीन फहाद, सईम याजदानी पर केस दर्ज किया गया है। शराफत अली सिद्दीकी, राकेश भाल और अफजाल पर भी केस दर्ज किया गया है। हजरतगंज थाने में यजदान बिल्डर पर लाखों रुपए की ठगी का ये पूरा मामला इस वक्त दर्ज किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें आरती सिंह अपर पुलिस उपायुक्त कानपुर बनी है। अंकिता शर्मा अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और वहीं अनिरुद्ध सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ के एसपी देहात पद पर तैनात थे अनिरुद्ध सिंह, जिनको अब सीबीसीआईडी की जिम्मेदारी दी गई है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।